नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से रक्त समूह क्रम से सर्वदाता एवं सर्वग्राही कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वदाता का मतलब होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है। और सभी को ब्लड कौन दे सकता है? जिसकी आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं हो, वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल होता है ओ नेगेटिव। जबकि सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? जो सभी से ब्लड को ग्रहण कर सकता है या सभी से ब्लड को ले सकता है। और ले कौन सकता है? जिसकी आरबीसी की सतह पर सभी प्रकार की एंटीजन उपस्थित हो। ठीक है, और उसका उदाहरण हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। तो सर्वदाता क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील का उदाहरण है। देखिए मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, नॉर्मली एक जीन की दो एलील होती है। कितनी एलील होती हैं? दो एलील होती हैं। ठीक है, अब मल्टीपल एलील क्या हो जाएगा? यानी कि दो से ज़्यादा एलील का पाया जाना क्या कहलाता है? मल्टीपल एलील कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मल्टीपल एलील का उदाहरण। तो देखिए, मानव में एबीओ रक्त समूह, मानव में एबीओ रक्त समूह के लिए कुल 3 एलील जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो ये तो दो से ज़्यादा हो गई, तो यह क्या है? मल्टीपल एलील का उदाहरण है। ठीक है, देखिए दूसरा है, खरगोश में त्वचा का रंग। तो खरगोश में त्वचा के रंग के लिए 4 एलील जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो ये भी मल्टीपल एलील का उदाहरण हो जाएगा। देखिए तीसरा है, ड्रोसोफिला में आँखों का रंग। तो ड्रोसोफिला में आँखों के रंग के लिए कुल 15 एलील जिम्मेदार होती है। तो ये भी मल्टीपल एलील का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, खरगोश में त्वचा के रंग के लिए कितनी एलील पाई जाती हैं। तो हमने अभी बात की थी, खरगोश में त्वचा के रंग के लिए कितनी एलील पाई जाती हैं? 4 पाई जाती है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील बनती हैं। देखिए नॉर्मली तो मल्टीपल एलील बनती नहीं है। यानी कि जो मल्टीपल एलील होती है ना, वो एक तो पॉपुलेशन का उदाहरण है, किसी एक व्यक्ति विशेष में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में देखने को मिलती हैं। और बनती किससे हैं? तो ये बनती हैं उत्परिवर्तन से। ठीक है, म्यूटेशन से बनती हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस अवस्था में होता है। क्या होता है इसमें? प्रथम बच्चा मृत होता है? नहीं होता। ठीक है, प्रथम बच्चा जिंदा होता है, बिल्कुल। दूसरा बच्चा मृत होता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस निम्न में से किस अवस्था में देखने को मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि माता होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, माता क्या होती है? नेगेटिव होती है। प्रथम बच्चा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और द्वितीय बच्चा भी पॉजिटिव होता है। तो प्रथम बच्चा होता है वो तो नॉर्मल होता है, उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय बच्चा होता है ना, उसमें यह अवस्था देखने को मिलती है। आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन है, फ्री मार्टिन अवस्था में बांझ होती है। देखिए फ्री मार्टिन का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। यानी कि होता क्या है कि गाय के अंदर जब जुड़वा, ठीक है, बछड़ा और बछड़ी हो, तो जो सामान्यतः जो मादा बछड़ी होती है ना, वो बांझ होती है। और उसी बांझ मादा बछड़ी को क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री मार्टिन अवस्था में बांझ होती है कौन? बछड़ी हो जाएगी। देखिए आठवां क्वेश्चन है, फ्री मार्टिन अवस्था में होती है यानी कि कब होती है? गाय, जब गाय में बछड़ा एवं बछड़ी जुड़वा पैदा हो। ठीक है, तब ये अवस्था देखने को मिलती है। देखिए नवा क्वेश्चन है, मानव की नस्ल सुधार में प्रयुक्त आनुवांशिकी क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन, कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रजनन द्वारा जानवरों की नस्ल सुधार करना क्या कहलाता है? बताइए। कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रजनन द्वारा जानवरों की नस्ल सुधार करना क्या कहलाएगा? अरे प्राणी आनुवांशिकी कहलाएगा ना। क्या बोलेंगे उसको? एनिमल जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विभिन्नता वंशानुगत नहीं होती है। अरे वंशानुगत वही नहीं होगी जो वातावरण से मिली हो। ठीक है, जैसे आपका पैर टूट जाए, हाथ कट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली पीढ़ी में ही कटा हुआ पैर आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरणीय विभिन्नता होती है ना, वो वंशानुगत नहीं होती है। तो यह पूछ रहा है कि कौन सी विभिन्नता वंशानुगत नहीं होती है। बताइए। जो वातावरणीय विभिन्नता होती है ना, वो वंशानुगत नहीं होती है। तो आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है, फिनोटाइप विभिन्नता किससे मिलकर बनी होती है। तो वो मिलकर बनी होती है, यानी कि बी। पी का मतलब होता है फिनोटाइप। तो ये एक तो जेनेटिक और एक इन्वायरमेंटल। ठीक है, ये हो जाएगा
फिनोटाइप वेरिएशन, और ये हो जाएगा आनुवंशिक विभिन्नता, और ये हो जाएगा वातावरणीय विभिन्नता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है, मानव में रक्त समूह के लिए कुल कितने फिनोटाइप पाए जाते हैं? बताइए, रक्त समूह के लिए कुल कितने फिनोटाइप पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 4। कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए ए, बी, ए बी, ठीक है, और ओ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 पाए जाते हैं। ठीक है, और जीनोटाइप की संख्या होती है वो 6 होती है। देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होती है? प्लियोट्रोपिक जीन बताइए। देखिए दो होते हैं, एक तो होती है पॉलीजीन और एक होती है प्लियोट्रोपिक जीन। पॉलीजीन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करें, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीजीन। और प्लियोट्रोपिक जीन जब 2 या 2 से अधिक लक्षण एक जीन को नियंत्रित करें तो उसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। तो देखिए सुअर में हेलोथिन जीन, ये प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है। ठीक है, गाय में डबल मस्कुलिन जीन, ये भी प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है। और मानव में सिकल सेल एनीमिया, ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन है, पूर्वजों के किसी लक्षण की नई पीढ़ी के बाद पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एटेविज्म। क्या कहलाता है? एटेविज्म। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसी जीन जो 2 या 2 से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, ऐसी जीन जो 2 या 2 से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, हमने अभी बात की थी, उसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक जीन मिलकर यदि एक लक्षण को नियंत्रित करें तो उसको क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक जीन। ठीक है, ऐसे समझिए 2 जीन है नॉर्मली। ठीक है, अब 2 से अधिक जीन होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजीन। और लक्षण को कितना है? एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीजीन। जैसे त्वचा का रंग, त्वचा का रंग होता है वो एक ही होता है ना, काला है तो काला रहेगा, है ना, और गोरा है तो गोरा रहेगा। अब उसको जो नियंत्रित करती है ना, वो कौन करती है? अनेक जीन करती हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जीन करती है, बहुत सारी जीन करती हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा पॉलीजीन। देखिए 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे H2H² के द्वारा दर्शाया जाता है? बताइए, किसको दर्शाएंगे? हेरिटेबिलिटी को। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 20वां क्वेश्चन है, मानव में रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए मानव में जो रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है ना, वो किया जाता है आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर। कैसे किया जाता है? देखिए, अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन अगर ए है ना, तो दोस्तों ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन अगर बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए बी होगा। अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं? रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील किसका लक्षण है? मैं पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। मल्टीपल एलील होती है वो पॉपुलेशन का उदाहरण है। ठीक है, जनसंख्या का उदाहरण है। और किससे बनती है ये? तो ये म्यूटेशन से बनती है। 22वां क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में आँख का रंग किसका उदाहरण है? देखिए ड्रोसोफिला में जो आँखों का रंग होता है वो किसका उदाहरण है? ये तो आप बताओगे। हाँ, तो वो मल्टीपल एलील का उदाहरण है। और इसके लिए कितनी एलील जिम्मेदार होती हैं? तो इसके लिए 15 एलील जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन है, ओ नेगेटिव रक्त समूह वाले मानव में आरबीसी की सतह पर कौन सी एंटीजन पाई जाती है? बताइए। शुरुआत में बात कर चुके हैं हम कि जो ओ नेगेटिव रक्त समूह होता है ना, इसकी आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। अब कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है तभी तो क्या होता है? तभी तो क्या होता है? सर्वदाता होता है, तभी तो सबको ब्लड दे सकता है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा कोई नहीं। ठीक है, क्या जाएगा? कोई नहीं। देखिए 24वां क्वेश्चन है, खरगोश में त्वचा के रंग के लिए कुल कितने जीनोटाइप की संख्या होती है? ये भी हम बात कर चुके हैं। खरगोश में त्वचा की रंग के लिए 4, नहीं नहीं नहीं, यह बात हो रही है किसकी? जीनोटाइप की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? जीनोटाइप की बात हो रही है। तो जीनोटाइप हो जाएंगे 10। ठीक है, जीनोटाइप कितने हो जाएंगे?
जीनोटाइप हो जाएंगे 10। यानी कि खरगोश में त्वचा के रंग के लिए कुल जीनोटाइप की संख्या होती है, तो ये बात जीनोटाइप हो रही है तो हो जाएंगे 10। ठीक है, देखिए 25वां क्वेश्चन है, सुअर में हेलोथीन जीन किसका उदाहरण है? ये भी हम बात कर चुके हैं, यानी कि जो प्लियोट्रोपिक जीन होती है ना उसका उदाहरण है। सुअर में हेलोथीन जीन, गाय में डबल मस्कुलिन जीन, है ना, मानव में सिकल सेल एनीमिया, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये प्लियोट्रोपिक जीन के उदाहरण हो जाएंगे। देखिए 26वां क्वेश्चन है, जीन, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप शब्द किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो ये दिए थे जॉनसन ने। ठीक है, जॉनसन ने दिए थे। 27वां क्वेश्चन, रक्त समूह एवं RH कारक का अध्ययन किस प्रकार की आनुवांशिकी में करते हैं? तो रक्त समूह किस में आता है? फिजियोलॉजी में आता है कि नहीं आता? आता है ना। ठीक है, तो जब जेनेटिक्स का अध्ययन हम फिजियोलॉजी में करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? कार्यकीय आनुवांशिकी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि फिजियोलॉजी की कोई भी चीज़ उसका अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? आनुवांशिकी में, तो वही क्या हो जाएगी? कार्यकीय आनुवांशिकी हो जाएगी या फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स हो जाएगी। 28वां क्वेश्चन देखिए, भ्रूणीय विकास की आनुवांशिकी कहलाती है। भ्रूणीय विकास की आनुवांशिकी उसको बोलेंगे डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिवर्तनीय आनुवांशिकी। देखिए दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, जीन, गुणसूत्र एवं न्यूक्लिक अम्ल के अध्ययन से संबंधित आनुवांशिकी क्या कहलाती है? जीन, गुणसूत्र एवं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये क्या है? बायोकेमिकल हैं सभी। क्या है? बायोकेमिकल। तो इनका अध्ययन हम आनुवांशिकी में करेंगे, उसको बोलेंगे जैव रासायनिक आनुवांशिकी। ठीक है, देखिए 30वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का भौतिक आधार क्या है? आनुवांशिकता का भौतिक आधार हो जाएगा जीन। ठीक है, देखिए 31वां क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या में मुख्यतः पाई जाने वाली RH एंटीजन, तो मुख्यतः पाई जाती है टाइप डी। कौन सी पाई जाती है? टाइप डी पाई जाती है। ठीक है, देखिए 32वां क्वेश्चन, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न HDN किस बीमारी को बोलते हैं? बताइए। तो ये बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस को बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, आंसर सी होगा। देखिए 33वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक जीन की कितनी एलील पाई जाती हैं? एक व्यक्ति में एक जीन की 2 ही एलील पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी पाई जाती हैं? 2 ही एलील पाई जाती हैं, और जब 2 से ज़्यादा पाई जाती है तब उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। और जो मल्टीपल एलील होगी वो किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होगी, वो तो पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए 34वां क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस की समस्या को रोकने के लिए क्या करेंगे भाई? बताओ क्या करेंगे? अरे वैक्सीन दे देंगे। क्या दे देंगे? वैक्सीन। कौन सी देंगे बताओ? वो देंगे एंटी-डी एंटीबॉडी। ठीक है, और रोगन वैक्सीन भी आती है ना, रोगन वैक्सीन आती है, उसको भी क्या तुरंत ही देना पड़ता है, 24 घंटे के भीतर भीतर, प्रसव के बाद, है ना। देखिए 35वां क्वेश्चन, ए पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति की RBC की सतह पर कौन सी एंटीजन पाई जाएगी? हमने पहले बात की थी कि रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? RBC की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर। अगर RBC की सतह पर पाए जाने वाला एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और 35वें का आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? ए तो क्या है? ये पॉजिटिव, और डी क्या है? फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर, एंटीबॉडी एंटीजन। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गाय में डबल मस्कुलिन जीन किसका उदाहरण है? बताइए। इनको पढ़ चुके हैं भाई, हम दोबारा पढ़ रहे हैं, इनको बताइए। तो उसको उदाहरण हो जाएगा प्लियोट्रोपिक जीन का। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखिए, मानव में ABO रक्त समूह की जीन किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। ABO रक्त समूह की जीन होती है वो किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? बिल्कुल सही है, किसमें पर? 9 पर पाई जाती है। ठीक है, देखिए 38वां क्वेश्चन, यदि गाय में बछड़ा व बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यदि गाय में बछड़ा और बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं तो होता क्या है? दोनों फर्टाइल होते हैं? नहीं होते दोनों तो। ठीक है, दोनों स्टेराइल होते हैं, ये भी नहीं होते, यानी कि बछड़ा फर्टाइल, बछड़ी स्टेराइल होती है, ये सही है। ठीक है, यानी कि इसमें बछड़ा होता है ना वो तो सामान्य होता है, और बछड़ी होती है वो बांझ होती है, और बांझ बछड़ी को क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं। ठीक है, देखिए 39वां क्वेश्चन है, RH फैक्टर। क्या है RH फैक्टर? RBC की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन, रक्त में पाई जाने वाली एंटीबॉडी,
रीसस मंकी के रक्त में पाई जाने वाली एंटीबॉडी बताइए। तो ये क्या है, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन है, ठीक है। देखिए 40वां क्वेश्चन, आनुवांशिकता का भाग, भाग क्या होगा जिसके द्वारा लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वही तो भाग होता है, और वो कौन हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम। 41वां क्वेश्चन, विकिरण के प्रभाव से उत्पन्न उत्परिवर्तनों का अध्ययन आनुवांशिकी की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो हो जाएगी रेडिएशन जेनेटिक्स, ठीक है, रेडिएशन जेनेटिक्स। रेडिएशन से क्या होता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, है ना। तो आंसर क्या जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा 41वें का ए। देखिए बच्चों का माता पिता से भिन्न होना क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, ठीक है, विभिन्नता। देखिए 43वां क्वेश्चन, जीनोटाइप विभिन्नता का प्रतीक, जीनोटाइप विभिन्नता बी, ठीक है, बी का मतलब होगा या क्या, विभिन्नता, और जीनोटाइप का मतलब जी, तो बीजी हो जाएगा ना, किधर है बीजी, ये रहा बीजी, बीजी अपने काम में बिजी है ना। देखिए 44वां क्वेश्चन, जेनेटिक वेरिएशन का कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों जेनेटिक वेरिएशन का कारण होता है, सबसे मेन कारण होता है उसमें सेग्रेशन, क्या होता है, सेग्रेशन होता है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन क्या है, जीनोटाइप विभिन्नता होती है, क्या होती है, जीनोटाइप विभिन्नता होती है, वो वंशानुगत होती है और स्थायी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, आंसर अपना यही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 46वां क्वेश्चन, पर्यावरणीय विभिन्नता होती है, पर्यावरणीय जो विभिन्नता होती है वो अवंशानुगत होती है और अस्थायी होती है, ठीक है, आंसर अपना सी हो जाएगा। देखिए 47वां क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का कारण क्या होता है, कारण ये होता है RH इनकम्पेबिलिटी, क्या होता है, RH इनकम्पेबिलिटी, ठीक है। तो 47वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 48वां क्वेश्चन, RH नेगेटिव माँ को प्रथम बच्चे के तुरंत पश्चात क्या देना चाहिए, RH नेगेटिव माँ को प्रथम बच्चे के तुरंत पश्चात क्या देना चाहिए, रोगम देना चाहिए, रोगम वैक्सीन आती है वो देनी चाहिए, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न किस स्थिति से संबंधित है, तो ये वही है RH इनकम्पेबिलिटी, ठीक है, RH इनकम्पेबिलिटी, जिसको क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। देखिए 50वां क्वेश्चन है, RH एंटीबॉडी किस स्थिति में उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न कब होती है, हमने शुरुआत में बात की थी कि पिता पॉजिटिव और माँ नेगेटिव हो, ठीक है। तो पिता किधर है इसमें पॉजिटिव हो, तो देखिए ये रहा, पिता पॉजिटिव ये रहा, ठीक है, और माँ नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 51वां क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो सभी को रक्त दे सकता है, और सभी को रक्त वही दे सकता है जिसके अंदर हिम्मत हो, और हिम्मत किसके अंदर होती है, वो नेगेटिव के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए सभी को ये रक्त दे सकता है। देखिए 52वां क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको बोलेंगे, जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, और सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है वो कौन करेगा, जिसके पास सभी प्रकार की एंटीजन पाई जाएंगी, वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव के ऊपर सभी प्रकार की एंटीजन पाई जाती हैं, जैसे कि एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ए बी और RH फैक्टर, ये सभी इसके पास पाए जाते हैं, तो ये सभी से रक्त को ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 53वां क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटी ए एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडी नहीं होती, बताइए किस रक्त समूह में नहीं होंगी, बताइए, आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। एंटीबॉडी की बात हो रही है यहाँ पर, एंटीजन की बात नहीं हो रही, ठीक है, एंटीबॉडी। जहाँ देखिए आप समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, अगर आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला एंटीजन ए है, ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। अगर आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी होगा। अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए देखिए 54वां क्वेश्चन है, RH एंटीजन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 6 प्रकार की, ठीक है। देखिए 55वां क्वेश्चन, आनुवांशिकता का रासायनिक आधार क्या है। रासायनिक आधार हो जाएगा DNA, क्या हो जाएगा, DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, आंसर अपना ए हो जाएगा।
देखिए 56वां क्वेश्चन, डीएनए का आरएनए में रूपांतरण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? यानी कि बोल सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है। देखिए 57वां क्वेश्चन है, आरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो आ गया क्वेश्चन, वो हो जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है। जायगोट क्या होते हैं भाई? जायगोट बोलते हैं हम युग्मनज को, और युग्मनज होता है निषेचित अंडाणु। ठीक है। जायगोट क्या होता है? निषेचित अंडाणु होता है, और ये डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना। ठीक है। और जबकि युग्मक होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है ना। देखिए 59वां क्वेश्चन, समयुग्मजीय अवस्था का उदाहरण। समयुग्मजीय अवस्था का मतलब क्या होता है? यानी कि जब दोनों एलील होती है वो समान होती है, उसको क्या बोलते हैं? समयुग्मजीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा समयुग्मजी, ये समयुग्मजी, आंसर हो जाएगा ए और सी। ये दोनों क्या है? समयुग्मजी। ये क्या है? विषमयुग्मजी। जब युग्म विकल्पी जोड़ों पर उपस्थित जब युग्म विकल्पी जोड़ों पर उपस्थित दोनों जीन समान होती हैं उसको क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। और जब युग्म विकल्पी जोड़ों पर उपस्थित दोनों जीन असमान होती हैं उसको क्या बोलते हैं? विषमयुग्मजी, यानी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखिए 60वां क्वेश्चन है, विषमयुग्मजी अवस्था का उदाहरण। विषमयुग्मजी अवस्था क्या होती है? ये हो जाएगी, क्योंकि दोनों जीन असमान है, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। ठीक है। 61वां क्वेश्चन देख लीजिए, वंशागति किस प्रक्रिया से संबंधित है? बताइए। जो वंशागति होती है ना, वो आनुवांशिक लक्षणों का संचरण होता है, उसी को वंशागति बोलते हैं। ठीक है। यानी कि सजीव होते हैं, सजीवों के आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। उस डीएनए के द्वारा क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, और लक्षण जाते हैं उनको वंशागति लक्षण बोलते हैं। जाने की प्रक्रिया होती है उनको वंशागति बोलते हैं। ठीक है। और लक्षणों के प्रकट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम बोलते हैं। ठीक है। आंसर अब फिलहाल तो अपना बी हो जाएगा। देखिए 62वां क्वेश्चन है, एक ही प्रजाति के संबंधित प्राणियों में संरचनात्मक व कार्यात्मक अंतर को क्या कहा जाता है? एक ही प्राणी के, एक ही प्रजाति के, ठीक है, अंतर है उनमें, विभिन्नता हो जाएगी। 63वां क्वेश्चन देख लीजिए, आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई कौन सी है? जीन हो जाएगी भाई। ठीक है। क्या हो जाएगी? जीन। देखिए 64वां क्वेश्चन, एक जीन के दो अलग अलग रूप को क्या बोलते हैं? रूप को बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, युग्म विकल्पी। देखिए 66वां क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम। विषम युग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव दर्शाने वाली एलील कौन सी होती है? ये विषम युग्मजीय अवस्था। ठीक है। इसमें जो अपना प्रभाव दर्शाएगी उसको बोलेंगे प्रभावी एलील। ठीक है। कैपिटल टी उसमें प्रभावी हो जाएगी। स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दर्शाती है, उसको बोलते हैं अप्रभावी एलील। ठीक है। तो ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव है ना। देखिए 66वां क्वेश्चन, विषम युग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव ना दर्शाने वाली एलील कौन सी होती है? तो वो होती है अप्रभावी एलील। ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। गुणसूत्र पर वह स्थान जहाँ पर जीन पाई जाती है उसको बोलते हैं लोकस। लोकस बोलते हैं, हिंदी में इसको विस्थल बोलते हैं। ठीक है। देखिए 68वां क्वेश्चन, शुक्र जनन एवं अंड जनन के उत्पाद को क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं कि जब शुक्र जनन की प्रक्रिया यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है तब क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म। ठीक है। और ooजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है तब क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं, अंडाणु। और ये क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। ठीक है। और कैसे होते हैं? एगोड़ित होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। 69वां क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जिसमें एक जीन की दोनों एलील समान होती हैं उसको क्या कहा जाता है? वह अवस्था जिसमें एक जीन की दोनों एलील समान होंगी उसको क्या बोलेंगे? समयुग्मजीय अवस्था बोलेंगे। और जब दोनों एलील असमान होंगी तब उसको विषमयुग्मजीय अवस्था बोलेंगे। ठीक है। 70वां क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जिसमें एक जीन की दोनों एलील असमान होती हैं उसको क्या बोलते हैं? विषमयुग्मजीय अवस्था। ठीक है। देखिए अब 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कह रहा है किसी भी जीव की बाह्य संरचना बाहर से देखने पर जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। और जो उसकी आंतरिक संरचना होती है, जीनोटाइप होती है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं भाई। एक जीन की दो से ज़्यादा एलील का पाया जाना क्या कहलाता है? मल्टीपल एलील कहलाता है। ठीक है। 73वां क्वेश्चन, निम्न में से युग्मक हैं। युग्मक क्या होंगे? युग्मक ये होंगे, शुक्राणु होगा और ये क्या है? अंडाणु होगा। ठीक है।
देखिए किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। 75वां क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस प्रक्रिया से संबंधित है। हमने बताया था भाई आरएनए से जब डीएनए बनेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको तो क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और आरएनए से डीएनए बनेगा उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी अपना, ठीक है। देखिए रिप्लिकेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है। रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। देखिए दोस्तों 77वां और अपना लास्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक विभिन्नता का सबसे मुख्य कारण क्या होता है। जेनेटिक विभिन्नता का सबसे मुख्य कारण होता है सेग्रीगेशन। क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो 77वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अपने ये 77 क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन आंसरों के साथ। सबके लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।